HCl के साथ कोई लिंक नहीं है। ये भी किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। तो ब्रोमीन की जगह आपने जस्ट क्या लगा देना है? क्लोरीन। समझ आ गई इतनी बात आप सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? राइट। एक सवाल और लिखो अगर ये नोट कर लिया आप सबने तो। Identify the product A and B, HBr with peroxide, HBr without peroxide. HBr with peroxide and HBr without peroxide. In this case, the peroxide is present. Mechanism free radical से होगी. Peroxide is absent. Mechanism ionic होगी. If we talk about the first one, A को peroxide है, HBr homolytic cleavage कराएगा, anti Markovnikov rule होगा, and first addition is of Br. आपको एक ये free radical मिलेगा और इस पर आगे H ऐड हो जाएगा इन दिस वे। दिस विल बी द A प्रोडक्ट, क्योंकि इससे ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं बन सकता था। फ्री रेडिकल्स में ना तो कोई रीअरेंजमेंट होता है, बताया था आपको, ना कोई रिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ B द मैकेनिज्म इज प्योरली आयनिक। आयनिक है तो HBr में से पहले H आएगा, और ये प्रोटॉन यहां। क्लियर है इतना? और आपने अब ये डेवलप किया होगा। क्लियर है इतना? नहीं किया ये डेवलप? इसका मतलब आप पुरानी चीजें पढ़कर बिल्कुल नहीं आते। ऐसे थोड़ी मेरा आने का बेनिफिट है। इससे अच्छा तो मना कर दो कि सर आप ना हो, हम भी ना आए। मैं तो आराम तो करूंगा कम से कम। यही किया है? अच्छा 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 अच्छा, तब ठीक है। इसके बाद भी कुछ किया है? नहीं, रिंग एक्सपेंशन की है? गुड गुड गुड। चलो तब तो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस विल बी द B। किसी का है सही A और B दोनों? किसी एक का भी नहीं सही है। A भी नहीं, B भी नहीं। A सही है। B कितने बच्चों का सही है ये बताओ? एक का सही है B, 2 3 बस। ये देखो, नालायक है नालायक। A सही है सबका? चलो A के बाद B को डिस्कस कर देते आगे फिर से।
माइक ऑफ कर लो अपना, ये बन गया, रिंग एक्सपेंशन कर दो, तो 6 आइटम इन द रिंग, पुट एनीवेयर पॉजिटिव चार्ज, और उससे लगे हुए कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं बन सकता, एंड देन फाइनली Br नेगेटिव। मैकेनिज्म क्लियर है आपको? किया हमने लास्ट क्लास में, उससे पहली क्लासेस में। बच्चों जब पढ़ते हैं हम ना तो ऑर्गेनिक लगती बहुत आसान है और थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है, बिकॉज इट इज मोनोटोनस, न्यूमेरिकली नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द मेमोरी। पहले से याद थी ये बातें तो अप्लाई हो गई, नहीं आती तो नहीं हो सकती, देयर इज नो फॉर्मूला, और याद करने की बहुत सारी चीजें, बट दिस इज द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, वी कांट चेंज द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना नेचर बदलना होगा। सब्जेक्ट इज टू रिजिड, वो अपना नेचर नहीं बदलेगा, ठीक है। और अगर हमें सब्जेक्ट से मैक्सिमम मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो वी हैव टू चेंज, हमें ही चेंज होना होगा, ठीक है। या दोज हु आर कैपेबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उन्हीं को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं उस सब्जेक्ट में। बहुत सिंपल है, जैसे मैथ्स आप कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर सकते आप। फिजिक्स के लिए एप्टीट्यूड चाहिए, कितने भी क्वेश्चंस करते चले जाओ, बेसिक एप्टीट्यूड अगर आपके पास नहीं है फिजिक्स को समझने का, उसके कंसेप्ट का, तो कितने भी रटे हुए आपके क्वेश्चन हो, कितने भी रटे हुए फॉर्मूले हो, हर नए क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। और फिजिक्स में होता ही है, 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नया क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट वही है लेकिन आपके पास बेसिक एप्टीट्यूड नहीं है तो नहीं होगा। द सेम इज फॉर द केमिस्ट्री, यू हैव टू बी अ गुड मेमोराइजिंग पावर। ये कह देने से कि हमसे याद नहीं होता, आप अपना नुकसान करते हैं, मीन्स यू आर सरेंडरिंग। सब्जेक्ट इतना बड़ा भी नहीं है कि आपसे बड़ा हो जाए, आपकी माइंड पावर से बड़ा हो जाए, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि आपके सामने ही एग्जाम्पल आएंगे 1 साल बाद, जिसमें से 6 या 7 हजार बच्चे जरूर ऐसे हैं जिन्होंने उसको कर दिखाया, ऑल्दो दे आर 1% और 0.1%, बट देयर आर, यू कैन बी वन ऑफ देम। लेकिन आपको अपनी हर चीज यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी पड़ेगी। अब फॉर्मूले नहीं है इसमें और ना ही हो सकते हैं, डेवलप भी तो नहीं कर सकते हम इसमें कि ये टाइप का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला, ये टाइप, ये फॉर्मूला, ये टाइप, नो, नॉट एट ऑल। हमें एक ही तरह के क्वेश्चन में कई बार 2 कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं, कई बार एक कंसेप्ट से ही हो जाता है, कई बार एरोमेटिसिटी देखते हैं, कई बार नहीं देखते। अब ये पता कैसे चलेगा? ये तो वही प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे मैथ में आप प्रूव करते हो, कई बार लिखते हो ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, कोई रूल है उसके मल्टीप्लीकेशन का? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन आपको मालूम है कि बिना नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए फाइनली प्रूव। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जाने से पहले हम थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दैट इज डीलिंग विद द ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स यानी लाइट से। क्या चीज? कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अभी नहीं कराऊंगा, कुछ इसके बाद ही कराऊंगा, ठीक है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सिर्फ पोलैरिटी में जानी है,
ब्लड इमेज आ रही है, अब ठीक हो गया? देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास सो मेनी कंपाउंड। सबसे पहले तो इसको लुईस पास्चर ने देखा था, बट वो हमारे लिए कोई खास बड़ी चीज नहीं है कि किसने देखा किसने नहीं। सर्टेन कंपाउंड्स हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय एनी डायरेक्शन, बाय एनी एंगल, इन एनी डायरेक्शन। क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। ऐसे सभी कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो सर्टेन कंपाउंड्स इन डाइट लिखिए, सर्टेन कंपाउंड्स which can rotate the plane polarized light towards clockwise or anti-clockwise, towards clockwise or anti-clockwise, are known as optical active compounds, are known as optical active compounds, and the isomerism is known as, and the isomerism is known as optical isomerism. Is known as optical isomerism. इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंटली यूज करेंगे? हमारे पास कोई भी एक लाइट सोर्स है, कॉमन लाइट सोर्स, बल्ब। इससे जो रेडिएशंस निकलते हैं, दे आर मूविंग इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। जितनी भी डायरेक्शंस है उनमें ये जा सकता है। इसीलिए किसी एक कमरे के हम कहीं पर भी बल्ब जलाएं, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशंस आर मूविंग इन all the possible directions. ठीक है, ये डायरेक्शन। And when these radiations are passed through a specific kind of prism, which is known as Nicol prism, ठीक है, which is made up of tourmaline crystal। आपको इतना नहीं याद रखना, लेकिन इतना ध्यान रखो, Nicol prism। तो this is having a characteristic, ये Nicol prism की एक कैरेक्टर होता है कि आने वाली रेडिएशंस की एक वाइब्रेशन, सिर्फ एक वाइब्रेशन को छोड़कर ये सभी एब्जॉर्ब कर लेगा। एक वाइब्रेशन को छोड़ेगा, और वो भी वो वाइब्रेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, यानी आगे बढ़ रही है ऐसे वेव, इसके परपेंडिकुलर, मीनिंग दिस वन, इसको छोड़कर सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी अब जो लाइट मिलेगी उसके वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होंगे। ऐसे ये ऐसे बढ़ती जा रही है और ऐसे इसके वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, और ऐसी लाइट को ही हम अब फाइनली कहते हैं पीपीएल, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। द लाइट हैविंग वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन, और वो प्लेन कौन सा होगा? डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और इस पीपीएल को अगर हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन के थ्रू, जिसको हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, उसके थ्रू पास करें, और बाहर निकलने के बाद ये रेज, ये लाइट अपने यूजुअल एंगल से थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे या फिर ऐसे, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इफ इट विल डिफ्लेक्ट बाय एन एंगल थीटा, यानी ऐसे जा रही थी ये लाइट, और बाहर निकलने के बाद ये ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, दैट इज इन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे समझ सकते हैं, और ऐसे या ऐसे हो जाए। समझ आ रहा है इतना? ठीक है, मूविंग इन दिस वे, सॉल्यूशन से ट्रेवल करते ही बाहर ऐसे निकले या बाहर ऐसे निकले। ठीक है, तब हम इस कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गई इतनी बात?
ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होती है तब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको स्मॉल डी या फिर पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है तब ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं लेवो। इसको आप स्मॉल एल या फिर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है इतना? और जिस भी ट्यूब के अंदर ट्यूब सॉल्ट सॉल्यूशन रखते हैं, दैट इज पोलेरोमेट्रिक ट्यूब, और ये पूरा एपरेटस यानी बल्ब, टूरमैलिन क्रिस्टल, पोलेरोमेट्रिक ट्यूब एंड द एंगल मेजरमेंट पार्ट कंप्लीटली नोन एज पोलेरोमीटर। ये पूरा एक ही इंस्ट्रूमेंट है। इट इज लाइक एज अ टेलीस्कोपिक गन या आई पीस होगा और उसको हम फाइनली देखते रहते हैं। ठीक है, बीच में ये पोलेरोमेट्रिक ट्यूब रखकर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे? पोलेरोमीटर से। ट्यूब पोलेरोमेट्रिक ट्यूब, समझ आ गया इतना? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसी लाइट जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो। क्लियर है इतना? ठीक है, पहले इसको नोट करो, इसके आगे बताता हूं फिर आपको। क्या और देखो इसमें आगे नाउअडेज इस पूरे सिस्टम की जगह यानी अ बल्ब एंड अ टूरमैलिन क्रिस्टल, इसकी जगह अब हम यूज करते हैं सोडियम लैंप, क्योंकि इससे निकलने वाली जो रेडिएशंस है वो पीपीएल ही है, डायरेक्टली प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही है। तो अच्छा है कि हम निकोल प्रिज्मा लाइट सोर्स की जगह एक ही लाइट सोर्स रखें, दैट इज सोडियम लैंप। सोडियम वेपर्स पर नाउ दिस एंगल ऑफ रोटेशन, जैसे लाइट आ रही है, मतलब ये हमारे पास पीपीएल आ रहा है इधर, और उसके बाद इसी या ऐसे घूम गया, तो हमने इतना तो समझ लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ये एंगल ऑफ रोटेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब ये एंगल ऑफ रोटेशन किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स नहीं है।
उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द एंगल ऑफ रोटेशन, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द एंगल ऑफ रोटेशन। द फर्स्ट फैक्टर which affecting the angle of rotation, the first factor and the important one is the concentration of solution. Second factor, wavelength of ppm. Third factor, length of tube. Length of polarimetric tube. Fourth factor is the temperature. Fifth factor is nature of solute and solvent, both. ठीक है? These are the 5 factors on which the angle of rotation is predominantly depends. अब इसमें से भी very frequently we can change the concentration. Concentration of solution बहुत frequently हम change कर सकते हैं, क्योंकि हम light source बार बार नहीं change कर सकते. Length of the tube easily changeable नहीं है. Temperature is the lab temperature, frequently which can't be changed, and the nature of solute and solvent. हाँ, concentration एक ही solution के लिए हम हजारों ले सकते हैं by keeping the things to be constant. ठीक है? और इसको बहुत, जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराते हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, कंपाउंड के नेचर को चेक करने के लिए हम मिनिमम 2 या उससे ज्यादा ही कंसंट्रेशन को यूज करते हैं। एक कंसंट्रेशन पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वेदर इट इज एग्जैक्टली रोटेटिंग द लाइट और नॉट। रीजन कि अगर ये एंगल ऑफ रोटेशन है, मतलब ये एक सब्सटेंस है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन से पास होने के बाद ये रोटेट हो गया, ऐसे हो तो गया रोटेट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये ऐसे रोटेट हो गई, लेकिन हमें ऑब्जर्व तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 180 डिग्री का एंगल था। प्लेन पोलराइज्ड लाइट अब भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है, अब भी है। देयरफॉर वी हैव टू कीप्स ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन 180 से चेंज हो जाएगा। तो अगर हमें चेक करना है कि वेदर इट इज 0 डिग्री रोटेशन और 180, 0 डिग्री का मतलब कि रोटेट ही नहीं हुआ, रोटेट नहीं हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन 180 में भी हमें ऐसा ही लगेगा कंपाउंड कैसा है, इनएक्टिव। तो हमें कंसंट्रेशन को क्या करना होगा, चेंज। कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन फिर चेंज होगा। बट इफ इट इज 0 इट विल रिमेन 0 फॉर ऑल द कंसंट्रेशन। 0 का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो कंसंट्रेशन कुछ भी रखें वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा। लेकिन अगर एक्टिव था, 180 का रोटेशन था, कंसंट्रेशन चेंज की तो अब एंगल ऑफ रोटेशन कुछ और हो जाएंगे। ठीक है? तो हाउ वी कैन चेक वेदर द एंगल ऑफ रोटेशन इज 0 और 180 बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। समझ आ गया इतना? कोई डाउट तो नहीं? किसी भी सब्सटेंस को हम ये रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं उसको देखकर, क्योंकि आपको ये ट्यूब तो मिलेगी नहीं एग्जामिनेशन में, ना सॉल्यूशन मिलेगा कि आप देखकर बताओ उसमें ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। यू कंपाउंड्स विल बी गिवन टू यू इन दैट पेपर। क्लियर इतनी बात? कंपाउंड्स गिवन होंगे तो हमें तो कंपाउंड देखकर बताना होगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। क्लियर? तो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम बता पाएंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। लेकिन हम सिर्फ इतना ही बता पाएंगे कि एक्टिव होगा या नहीं होगा। ठीक है?
अगर आपसे कहा जाए कि ये होगा तो डेक्स्ट्रो होगा कि लीवो होगा, कंपाउंड को देखकर हम नहीं बता सकते, उसके लिए तो हमें एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म कराना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में आप से ना तो क्वेश्चन आएगा और ना ही आप आंसर कर सकते हो। यू कैन आंसर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, बट यू कैन नॉट आंसर इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड इट इज अ लीवो रोटेटरी, दैट यू कैन नॉट आंसर। One thing is possible, in the question it is given suppose it is dextro या suppose it is levo, then आगे के क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो, यानी शुरू में आपको मालूम होगा तभी बता पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लेना, कहीं लिखा मिल जाए बुक में तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। We are not able to find out the direction of rotation. What we can find out? Only the active or inactive. हाँ बोलो। नहीं, डेक्स्ट्रो विल रिमेन डेक्स्ट्रो और लीवो विल रिमेन लीवो, कितनी भी कंसंट्रेशन हम कैसे भी चेंज करें। ठीक है, तो theoretically we can find out, लिख लीजिए, whether the compound is optically active or inactive. We cannot find out the direction of rotation. We cannot find out the direction of rotation. And generally we have certain rules to find out. सबसे पहला asymmetric कार्बन, asymmetric या डिससिमेट्रिक कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती हो किसी भी कंपाउंड में, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम टेट्रावैलेंट है। अगर एक OH है, एक Cl है, एक H और एक CH3, तो ऐसे कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं। ठीक है, अगर दो ग्रुप सेम हो जाए, OH, Cl, H और H, तो इसको हम एसिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ठीक है, दिस विल नॉट बी एसिमेट्रिक, दिस विल बी द एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक समझ गए? बहुत आसान है। एक कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन भी एसिमेट्रिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस वन, ठीक है, इसमें ये कार्बन भी एसिमेट्रिक है और ये कार्बन भी एसिमेट्रिक है। ऊपर वाले कार्बन की एक वैलेंसी क्लोरीन से, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक वैलेंसी OH से, और ये वाली वैलेंसी इस पूरे बड़े ग्रुप से सेटिस्फाई है। ठीक है, सेम नीचे वाला कार्बन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक OH, और ये वैलेंसी पूरे बड़े ग्रुप से सेटिस्फाई है। यानी इसके अंदर कितने कायरल सेंटर हो गए?